इस वीडियो में हम जानेंगे जो हमारा इनवर्ड रेमिटेंस का चैप्टर सेकंड जो है, तो उसकी जो हमने इनको 4 भागों में बांटा था, तो हम लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसको हम आइए देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। फेडाई गाइडलाइन ऑन इनवर्ड रेमिटेंस की, तो इसमें हम देखेंगे कि जो फेडाई गाइडलाइन इन इनवर्ड रेमिटेंस है, देखिए इसमें जो फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित जो गाइडलाइन है वो फेडाई बनाता है, दिशा निर्देश फेडाई बनाता है। फेडाई यानी फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, डीलर्स। इसमें देखिए क्या फेडाई का मतलब ये हुआ फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एक फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज डीलर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके। तो एक क्या करता है, इसकी जो जो फेडाई की इनवर्ड रेमिटेंस की जो गाइडलाइन है, दिशा निर्देश है, इसको 3-4 चीजों को करता है, निर्धारित करता है। जैसे एक्सचेंज रेट को ये निर्धारित करता है। आइए देख लेते हैं। फेडाई, ठीक है, फॉर्मुलेट करता है, बनाता है रेगुलेशन ऑन फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित दिशा निर्देशों को, रेगुलेशन को बनाता है। द सेम वाज फॉलो बाय इट्स मेंबर्स, और इसके जो मेंबर्स होते हैं, फेडाई के जो मेंबर्स होते हैं, वो इन मेंबर्स इसको फॉलो करते हैं। कहने वाला फेडाई क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज पे अपने दिशा निर्देश बनाता है, और इसके जो मेंबर है वो मेंबर इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। अब आज की तारीख में अगर हम बात करें तो फेडाई के 100 मेंबर हैं। फेडाई के कितने मेंबर हैं? 100 मेंबर हैं। 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, फॉरेन बैंक्स 44 हैं, और प्राइवेट बैंक 24 हैं, कोऑपरेटिव बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर्स 20 हैं। इस प्रकार एक कुल मिलाकर के 100 मेंबर हैं इसमें, ठीक है। फेडाई के जो 100 मेंबर हैं, तो वो क्या करते हैं, जो एक्सचेंज रेट होती है, उस एक्सचेंज रेट से संबंधित जो दिशा निर्देश फेडाई बनाता है, तो उसके ये सभी यानी 100 के 100 जो मेंबर हैं वो इसको फॉलो करते हैं। जो 100 मेंबर्स की बात करें तो ये अक्टूबर 2023 तक का अपडेट है। अक्टूबर 2023 में इतने मेंबर थे, ओके। आइए आगे चलते हैं कि एडी में कोड द स्पॉट एक्सचेंज रेट इन वर्ल्ड रेमिटेंस फॉर नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, कि जो एडीज होते हैं, तो ये इनवर्ड रेमिटेंस है, स्पॉट रेट पे, टॉम पे, रेडी पे इत्यादि पर क्या करते हैं, अपना ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। यानी जैसे हमारा कैश या रेडी, टॉम, देखिए थोड़ा देखते हैं यहाँ पे, कैश ऑब्लिक रेडी यानी टुडे हो गया, टॉम यानी टुमारो, 1 प्लस टुडे प्लस 1, इस तरह से आपका हो गया स्पॉट आफ्टर 2 डेज, इस तरह से। एक आपका हो गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, दैट मीन्स आफ्टर 2 डेज कभी भी हो सकता है स्पॉट रेट के बाद में, ठीक है। पहला हमने देख लिया क्या हुआ आपका एक्सचेंज रेट, यानी एक्सचेंज रेट को ये रेगुलेट करता है। कौन? एक्सचेंज रेट को कौन रेगुलेट करता है? फेडाई। अगला है FIRCS, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट। फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट क्या होता है? हमने बताया था कि ये जो होता है कि जैसे फॉरेन से कोई पैसा आता है, फंड आता है,
तो अगर वो प्राइवेट यानी फैमिली सपोर्ट के लिए आता है तब तो कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर वो बिजनेस पर्पज से, कहने का मतलब ये होता है कि जहाँ पर FIRC बढ़ा जाए तो वहाँ पे समझ लीजिए कि जो भी फंड का इनफ्लो हो रहा है तो वो बिजनेस पर्पज से हो रहा है। ओके। और AD कैन इशू FIRC की जो ऑथराइज डीलर्स होते हैं वो इशू कर सकते हैं फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट को ऑन सिक्योरिटी स्टेशनरी ओनली रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग केसेस, कि जो FIRC है वो 3 तरह से इशू किए जा सकते हैं, यानी 3 प्रकार से इशू किए जा सकते हैं। एडवर्स पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट, रिसिप्ट ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीडिंग्स बाय AD अदर देन वन हुज हैंडल EDF, और इनवर्ड रेमिटिंग कवरिंग FDI, यानी या तो एडवांस पेमेंट करा जाए एक्सपोर्ट को या फिर रिसिप्ट ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीडिंग बाय AD या फिर इनवर्ड रेमिटेंस कवरिंग FDI। ओके, आगे चलते हैं। इन ऑल अदर केसेस एट स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ द बेनिफिशियरी। इसके अलावा देखिए, कहने का मतलब जो FIRC है, FIRC जो होता है वो इन 3 कंडीशनों में इशू करते हैं, या तो एडवांस पेमेंट होगा या फिर रिसीप्ट ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीडिंग्स बाय एन AD अदर देन वन हु हैंडल्ड ED। ओके। तीसरा है इनवर्ड रेमिटेंस कवरिंग FDI। इन 3 के अलावा भी FIRC इशू किया जा सकता है, लेकिन स्पेसिफिक कस्टमर की रिक्वेस्ट में। ठीक है। और इसका जो ड्यूरेशन होता है, FIRC का ड्यूरेशन होता है, द वैलिडिटी ऑफ FIRC सर्टिफिकेट मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड टू 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट इज इशुएंस। इसकी जो मतलब इसका जो टाइम पीरियड होता है, यानी इसकी जो मैच्योरिटी होती है वो 1 साल की होती है, यानी 1 साल तक के लिए ये FIRC इशू किया जाता है। फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट जो है 1 साल के लिए इशू किया जाता है। ओके। इशू ऑफ बैंक सर्टिफिकेट, एक बैंक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द कस्टमर, जब एक कस्टमर रिक्वेस्ट करता है इनकैशमेंट सर्टिफिकेट इन फॉर्म ECF। ठीक है, जब कस्टमर ये रिक्वेस्ट करता है कि हमको एक फॉर्म, एक स्टेटमेंट इशू किया जाए, जैसे, तो उस केस में क्या होता है कि ये एक इनकैशमेंट सर्टिफिकेट इशू करता है। ये एक इस प्रकार ऐसा एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें ये मेंशन रहता है कि आपने कितना मनी, कितने करेंसी सरेंडर की और किस अमाउंट में की, किस डेट को की। ठीक है, तो ये सारा कुछ इस सर्टिफिकेट पर लिखा रहता है। इनकैशमेंट सर्टिफिकेट इन फॉर्म ऑफ ECF डुली साइंड बाय अथॉराइज्ड ऑफिसर, और ये जो ECF फॉर्म जो इशू करेगा कस्टमर की रिक्वेस्ट पे, तो इस पे अथॉराइज्ड ऑफिसर के साइन रहेंगे। मे बी इशूड बाय AD कैटेगरी फर्स्ट, और इसमें AD कैटेगरी फर्स्ट भी इसको इशू कर सकता है। ऑन देयर लेटर हेड, इसका जो लेटर हेड होगा उस पर एलोंग विद द लोगो, यानी जो इसको लोगो होगा उस लोगो उसके लेटर हेड पर लगा होना चाहिए, उस पर ये अपने साइन करके इशू करेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट, इसमें अमाउंट का कोई लेना देना नहीं होता है, किसी भी अमाउंट का इस सर्टिफिकेट इशू कह सकता है। अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ ऑल इनकैशमेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द मेंटेन्ड, कि जितने भी ECF सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं उन सभी ECP सर्टिफिकेट को AD जो है, AD कैटेगरी फर्स्ट है, उसको मेंटेन करके रखेगी, ताकि कल को RBI इत्यादि की अगर जरूरत पड़ती है तो वो उस पैसे को, मतलब उस सर्टिफिकेट को क्रॉस वेरीफाई कर सके। ओके, आगे चलिए। रूल ऑफ 4 ऑफ FIDAI, जो FIDAI का रूल 4 है
वो ये कहता है कि जो आउटवर्ड रेमिटेंस शैल बी अफेक्टेड, कि देखिए जो रूल 4 ऑफ फेडाई है वो कहता है कि अगर आप कोई भी फंड को कंट्री से बाहर भेजते हैं, ठीक है, कंट्री से बाहर भेजते हैं तो उसमें टीटी सेलिंग रेट अप्लाई होता है। आउटवर्ड रेमिटेंस में सेलिंग अप्लाई होता है और इनवर्ड के केस में टीटी अगर वो तुरंत मिल जाता है तो टीटी बाइंग रेट होती है। टीटी सेलिंग रेट ऑफ द बैंक रूलिंग ऑन दैट डेट और द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरेन करेंसी ट्रैवल चेक, करेंसी नोट, ट्रैवलर चेक, करेंसी नोट, फॉरेन करेंसी, प्रीपेड कार्ड will be encashed at ED option at appropriate buying rate ruling on the date of encashment। यानी कि कोई फॉरेन करेंसी, ट्रैवलर चेक, फॉरेन करेंसी इन रीपे कार्ड, will be encashed at एडी ऑप्शन एट द अप्रोप्रिएट बाइंग रेट। तो इसमें मतलब जिस डेट को ये ट्रांजेक्शन हो रहा होगा उस ट्रांजेक्शन की डेट पे जो भी एप्लीकेबल बाइंग रेट होगी वो लगेगी। फॉरेन करेंसी रेमिटेंस अप टू इक्विवेलेंट 10,000 यूएसडी डॉलर। अगर 10,000 तक अगर कोई भी यूएसडी डॉलर की करेंसी है तो उसको इमीडिएटली रुपीस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और 10,000 डॉलर से अगर ज़्यादा है तो उसको फॉरेन करेंसी में एग्जीक्यूट करने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। द बेनिफिशरी हैज द ऑप्शन ऑफ प्रेजेंटिंग द रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट टू द एग्जीक्यूटिव बैंक विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर द। तो उसके लिए कि जो बेनिफिशरी है उसके पास एक ऑप्शन है, ठीक है, रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो उसको ये ऑप्शन है कि जो 10,000 डॉलर से ज़्यादा का अमाउंट है उसका एक सेटिस्फैक्ट्री एक उसको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। द एक्सचेंज रेट फॉर अ कन्वर्जन ऑफ द फॉरेन करेंसी इनवर्ड रेमिटेंस शैल बी टीटी बाइंग रेट, कि जो फॉरेन करेंसी का जो कन्वर्जन होगा वो टीटी बाइंग रेट पर होगा। किस पर होगा? टीटी बाइंग रेट पर होगा। यानी कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी को टीटी बाइंग रेट पर किया जाएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं डिले पेमेंट की। अगर पेमेंट डिले होता है तो सेविंग पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, बैंक यानी जो भी एडी सेविंग रेट पर जो इंटरेस्ट दे रही है उस पर 2% एक्स्ट्रा ब्याज देगी, ठीक है। एंड बैंक आल्सो लाइबल फॉर पे एडवर्स मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट। और इसी बीच अगर की कोई करेंसी में मूवमेंट हुआ, उस मूवमेंट की वजह से इसमें कोई लॉस हुआ तो वो लॉस भी उसको बेयर करना पड़ेगा। अगला सबसे इंपॉर्टेंट है रिफंड ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस। रिफंड ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस का मतलब है कि फॉरेन के किसी बैंक ने मान लीजिए कोई रेमिटेंस इंडिया में किया था, यानी इंडिया में इनवर्ड रेमिटेंस आया था, तो लेकिन जो पैसा आया था वो गलती से आ गया, यानी कहीं भेजना उसे किसी और खाते में था, किसी और खाते में आ गया, या नहीं भेजना था लेकिन वो गलती से भेज गया। तो इस कंडीशन में जो पैसा इंडिया में आया है उस पैसे को वो उसको रिमिट कर सकता है, यानी वापस कर सकता है विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम आरबीआई एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई से अलग सेपरेट से कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो पैसा आया है और वहाँ से रिक्वेस्ट आती है कि भाई ये जो पैसा हमने आपको भेजा था वो पैसा गलती से आपके पास में आ गया, यानी इंडिया के पास में गलती से पैसा आ गया, तो इंडिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो पैसा उसके पास आया हुआ है उस पैसे को वेल इन टाइम में वापस कर दे। थैंक यू दोस्तों।